हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। तो आप सभी देख रहे हैं मेरी ज़िंदगी हो तुम भाग 16। इससे पहले इस कहानी के 15 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था माही और कशिश दोनों ही ब्लू क्लब जाती हैं, जहां उन्हें मलंग और अयांश मिलते हैं। एक तरफ मलंग जो माही को देखकर अपनी नशीली आंखों से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसे जबरदस्ती फोर्सफुली किस करने लगता है, तो एक तरफ आयांश जो कशिश के साथ जबरदस्ती उसे अपने रूम में लेके जाता है और फिर उसके साथ वो बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। अब देखते हैं आगे। इधर दूसरी तरफ उस प्राइवेट एरिया में माही की अभी भी आवाज़ें गूंज ही रही थी और मलंग उसे काफ़ी फोर्सफुली किस कर रहा था। तभी माही ने मलंग को हल्के से दूर करते हुए कहा, मलंग स्टॉप इट, रुक जाओ, ये हम सही नहीं कर रहे हैं। ये सुनकर मलंग ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, लेकिन इसमें गलत क्या है, हम गलत क्या कर रहे हैं। ये सुनकर माही ने थोड़ा सा गुस्से में कहा, अभी भी हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ है जो तुम मुझे इस तरह से किस कर रहे हो। मलंग ने उसे कमर से पकड़ कर कहा, तुम फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर माही की आंखें बड़ी हो गईं और वो हैरानी से उसे देखने लगी, तो मलंग वापस से उसे अपनी बाहों में भरते हुए किस करने लगा। माही उसे रोक नहीं पा रही थी, लेकिन मलंग उसे छोड़ भी नहीं रहा था। वो लगातार उसे खींचते हुए सोफे की तरफ लेकर जाने लगा। ये महसूस करते ही माही ने तुरंत ही मलंग को रोक दिया और बोली, नहीं मलंग, प्लीज़ रुक जाओ, ये गलत है, मुझे घर जाना है। ये कहकर वो तुरंत ही मलंग से दूर हुई। मलंग ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या एहसास नहीं होता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मुझे तुम चाहिए। ये सुनते ही माही ने एक टक मलंग की आंखों में देखकर, मलंग की आंखों में उसे सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर दिखाई दे रही थी। इस डिज़ायर को देखकर उसने हल्के से गुस्से में कहा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी को पाना चाहते हो, मुझे नहीं। ये तुम्हारा सिर्फ एक जिस्मानी प्यार है। ये सुनते ही मलंग के एक्सप्रेशन बदल गए और वो गुस्से से बोला, तो तुम मेरे बचपन के प्यार को जिस्मानी प्यार कह रही हो? वो बचपन का प्यार जब से मुझे पता भी नहीं था, मुझे ठीक से इसका मतलब भी नहीं पता था। उस वक्त से तुम मेरी आंखों में बस गई थी। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा और तुम उस प्यार को जिस्मानी प्यार कह रही हो। जैसे ही मलंग ने ये कहा, माही एकदम से चुप हो गई और उसे एहसास नहीं था कि मलंग ऐसी बातें करेगा। उसका दिल एक अजब एहसास से भर गया और मलंग उसे गुस्से से देखते हुए बोला, ऑल राइट, अगर तुम्हें मेरा प्यार जिस्मानी प्यार लगता है तो ठीक है, मैं तुमसे दूर रहूँगा, गुड बाय। इसी के साथ मलंग वहाँ से बाहर की तरफ निकल गया और वहीं माही बस हैरानी के साथ मलंग को चाहते हुए देखती रही। जब मलंग वहाँ से चला गया तब माही ने खुद से कहा, क्या मुझे मलंग हमेशा के लिए छोड़कर गया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैंने जो भी कहा उससे उससे वो नाराज़ हो गया है? शायद मैंने ठीक नहीं कहा उससे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए माही ने अपने चेहरे को हल्के से टच किया, तो इस वक्त उसका चेहरा पूरा गर्म हो चुका था। उसने अपनी आंखें बंद की और बोली, शायद मलंग ठीक ही कह रहा था, मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। पहले तो मैंने उसे धोखा दे दिया, फिर उसे जान से मार दिया और उसके बाद बचपन के प्यार को भी नहीं समझा और फिर मैं सिर्फ उससे माफ़ी मांगती रही। कोई भी इंसान जब टूटता है तो इतनी आसानी से नहीं जुड़ता। मैंने ठीक नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। और फिर मैं मलंग से पूरे 5 साल तक दूर चली गई और अब जब मैं वापस आई हूँ तो भी उससे दूर ही भागती रही। शायद इसमें सारी गलती मेरी ही है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब शायद वक्त आ गया है कि मुझे अब मलंग को खुद के दम पर ही वापस से हासिल करना होगा। मलंग मुझसे छोटा है और वो इतना मैच्योर भी नहीं है जितना कि मैं हूँ। बेशक से वो मुझसे रुतबे में अब बड़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी समझदारी में वो मुझसे इतना भी बड़ा नहीं हुआ है जितना कि मैं हूँ। मैं उससे काफ़ी बड़ी होकर भी, मैच्योर होकर भी ना समझ रही, लेकिन अब सब कुछ वापस से अच्छा करूँगी। ये कहते हुए उसने गहरी सांस लिया और फिर वो भी वहाँ से बाहर की तरफ निकल गई। उसके दिल में बहुत ही प्यार होने लगा था अब मलंग के लिए। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त हो चला था। तभी मिष्टी रूही से बात करके ऑफिस से बाहर निकली तो रूही ने कहा,
मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हूँ, जिसकी वजह से आज तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। मैं तुमसे कल मिलूंगी। इसके जवाब में मिष्टी ने भी मुस्कुरा कर कहा, अपना ख्याल रखना। जिसके बाद मिष्टी एक टैक्सी में जाकर बैठी और प्ले स्कूल के लिए निकल गई। जब वो रास्ते में थी तो उसका फ़ोन अचानक से रिंग हुआ, तो उसने अपना फ़ोन उठाकर देखा तो अननोन नंबर दिखा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने ना समझी में कॉल को पिक करते हुए कहा, हेलो, हु इज़ दिस? उधर से एक भारी आवाज़ आई, जिससे तुम अपना दुश्मन मानती हो, वही हूँ मैं। उस आवाज़ को सुनते ही मिष्टी के हाथ से अचानक से फ़ोन जैसे ही छोटा, लेकिन दूसरे ही पल उसने अपने फ़ोन को अपने आप को संभालते हुए हकलाते हुए कहा, मिस्टर मिस्टर अग्निहोत्री, आपने मुझे कॉल क्यों किया है और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? इसके जवाब में उधर से अतुल ने थोड़ा गुस्से भरी आवाज़ में कहा कि मैं अतुल अग्निहोत्री हूँ। मुझे तुम जैसे इंसान का नंबर पता लगाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और सुना है कि तुम बहुत सारे राज छुपा रही हो। वैसे क्या इरादा है तुम्हारा? क्या तुम वो राज मुझे खुद से आकर बताओगी, या चाहती हो कि मैं सारे के सारे उन राज को खुद से ही पता लगा लूं और फिर तुम्हें सारे आम बदनाम करूं? अतुल की ये बात सुनकर अचानक से मिष्टी का दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल प्रिंस का आया, और वो प्रिंस का चेहरा याद करते हुए, क्योंकि वही एक ऐसा राज था जो अभी तक उसने सबसे छुपा कर रखा था। उसने तुरंत ही हड़बड़ी के साथ कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि मैंने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है। मैं कोई भी राज आपसे नहीं छुपा रही हूँ। इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए, और अब दोबारा से मुझे कभी भी कॉल मत कीजिएगा। ये कहकर उसने तुरंत ही जल्दबाजी के साथ फ़ोन को कॉल कट करके रख दिया और फिर खुद के सीने पर अपना हाथ रखकर बोली, बस बस अब जल्दी से मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही होगा, क्योंकि अगर मिस्टर अग्निहोत्री को खुद से प्रिंस के बारे में कुछ भी पता चला ना, तो वो तबाही मचा देंगे और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और मुझे अपने प्रिंस को खुद से दूर नहीं करना है। ये कहते हुए उसने किसी के पास कॉल ट्राई किया और फिर कुछ ही वक्त बाद टैक्सी प्ले स्कूल के बाहर आकर रुकी। वो टैक्सी से बाहर निकली और सीधा प्ले स्कूल के अंदर जाने लगी, लेकिन तभी वो जैसे ही गेट पर पहुंची तो अचानक से सामने से उसे प्रिंस के साथ एक छोटी सी लड़की आती हुई दिखाई दी। अचानक से उस लड़की को देखकर मिष्टी का दिल एकदम से धड़क उठा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अभी वो कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही प्रिंस की नज़र मिष्टी पर चली गई, और मिष्टी को देखते ही वो तुरंत ही मुस्कुराते हुए सामिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे मिष्टी की तरफ लेकर आते हुए बोला, सामिया चलो, मेरी मम्मा आ गई, मैं तुम्हें अपनी मम्मा से मिलवाता हूँ। ये कहते हुए वो मिष्टी के तरफ बढ़ गया सामिया को लेकर। वहीं मिष्टी ने जैसे ही सामने से सामिया और प्रिंस को आते देखा, वो पूरी तरह से घबरा गई और कांपने लगी। मिष्टी ने जैसे ही प्रिंस के साथ आ रही सामिया को देखा, वो एक पल के लिए उसे देखकर वो शॉक्ड हो गई और उसका दिल बेचैन हो उठा। सामने से आ रहे प्रिंस और सामिया बिल्कुल ही जुड़वा लग रहे थे, जैसे लग रहा था वो दोनों जुड़वा हैं। उन्हें देखकर अचानक से मिष्टी की आंखों में अपने आप ही आंसू भर आए और वो न चाहते हुए भी सामिया को देखकर आंसू बहाने लगी। तो वही प्रिंस, जो सामिया के हाथ को पकड़कर लगभग दौड़ते हुए मिष्टी के एकदम पास आया और एक्साइटमेंट के साथ उछल कर बोला, मम्मा मम्मा, ये देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड। इसका ही नाम बताया था ना मैंने आपसे कि मेरी फ्रेंड सामिया आज आपसे मिलेगी। ये कहते हुए वह सामिया को देखकर मुस्कुराने लगा। तो वही सामिया ने भी जब मिष्टी को देखा तो वो भी एक पल के लिए मिष्टी को देखने लगी, और उसके दिल में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ उसके सामने है और फिर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। तो वहीं मिष्टी की आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे और वो धीरे धीरे सामिया की तरफ झुकने लगी। तो वहीं जब प्रिंस ने मिष्टी की आंखों में आंसू देखा तो उसे भी कुछ समझ में नहीं आया, और उसने भी नासमझी में कहा, मम्मा मम्मा, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आप रो क्यों रही हैं? ये कहते हुए वो मिष्टी के हाथों को हिलाने लगा, लेकिन मिष्टी ने अभी प्रिंस की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो बस घुटनों के बल बैठकर सामिया को एक टक ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगी, और उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सामिया की शक्ल बिल्कुल प्रिंस से मिलती जुलती थी, बस उनकी आंखों में ही थोड़ा डिफरेंट था, वरना वो दोनों ही किसी जुड़वा की तरह लग रहे थे। मिष्टी ने धीरे से बोला, ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। ये लड़की मेरे प्रिंस की तरह कैसे हो सकती है? इन दोनों के चेहरे तो बिल्कुल सेम है और इसकी आंखें तो बिल्कुल मिस्टर अग्निहोत्री की तरह हैं। ये कहते कहते वो एकदम से रुक गई, और फिर वहीं सामिया ने जैसे ही प्रिंस को देखकर कहा कि मुझे लगता है कि शायद
आंटी मुझे देखकर हैप्पी नहीं हुई हैं, वो मुझे देखकर रो रही हैं, सैड हो गई हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सॉरी, पर अब मैं तुम्हारी मम्मा से कभी नहीं मिलूंगी, क्योंकि जब मेरी वजह से कोई सैड होता है या फिर रोता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं चाह रही हूँ बाय। ये कहकर वो बिना प्रिंस की आगे कोई भी बात सुने लगभग दौड़ते हुए वहाँ से सीधा गेट की तरफ बढ़ गई। तो वही मिष्टी अभी भी सदमे में थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसे अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर उसके आसपास ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी प्रिंस ने थोड़ा गुस्से के साथ मिष्टी को देखकर कहा, मम्मा मम्मा ये क्या किया आपने। उसके गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मिष्टी जैसे ही अपने होश में वापस आई तो उसे देखने लगी और वो तुरंत हड़बड़ी के साथ बोली, क्या हुआ बेटा। ये सुनकर प्रिंस ने अपने दांत पीस कर कहा, ये क्या किया आपने मम्मा। आपने मेरी फ्रेंड को सैड कर दिया। वो गुस्सा हो गई है आपसे और वो यहाँ से चली गई है। ये सुनते ही मिष्टी ने आसपास देखा तो सामिया उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो वो तुरंत ही पीछे मुड़ी तो इस वक्त सामिया जो कार में बैठ रही थी, ये देखकर मिष्टी तुरंत ही उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए बोली, सामिया सामिया बेटा रुको रुको, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मेरी बात तो सुनिए। मगर उसकी कोई भी बात नहीं सुन पाती है सामिया, क्योंकि लेकिन तब तक सामिया जो थी वो कार में बैठ चुकी थी और जब तक मिष्टी वहां पर पहुंची तब तक कार वहां से जा चुकी थी। मिष्टी बस एक टक उस कार को खुद से दूर जाते हुए देखती रह गई, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द सा महसूस हो रहा था। उस कार को खुद से दूर जाते हुए देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ उससे दूर जा रही है। तभी प्रिंस ने पीछे से गुस्से से कहा, अब वो चली गई मामा, शायद वो अब मुझसे कभी भी फ्रेंडशिप नहीं करेगी। वो मुझसे अपनी फ्रेंडशिप भी तोड़ देगी और मुझसे बात भी नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मिष्टी प्रिंस को देखकर बोली, बेटा आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि सामिया इस तरह से नाराज़ हो जाएगी। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कल मिलकर सामिया से माफ़ी मांग लूँगी। ये सुनकर प्रिंस ने थोड़ा सा चिढ़ कर कहा, मम्मा लेकिन वो आपसे नहीं मिलेगी और ना ही आपसे बात करेगी, क्योंकि उसने कह दिया है कि वो अब आपसे कभी बात नहीं करेंगी, क्योंकि आप उसकी वजह से रो रही थी, इसीलिए वो ना तो अब मुझसे मिलेगी और ना ही आपसे। ये सुनकर मिष्टी हैरान हो गई और उसने हैरानी के साथ कहा, लेकिन ये झूठ है बेटा, ऐसा नहीं है, मैं उसकी वजह से नहीं रो रही थी। उसे ऐसा क्यों लगा कि मैं उसकी वजह से रो रही हूँ, बल्कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ही कीमती चीज़ जो सालों पहले खो गई थी वो अचानक से मेरे सामने आ गई हो। मुझे नहीं पता है ये एहसास क्यों और किस लिए हुआ है, मेरे दिल में आया है। लेकिन सामिया को देखकर मैं खुद के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके सामने ही इस तरह से मैं रोने लगी। लेकिन प्रिंस ने अब मुंह फुला लिया और उसने मुंह फोड़ लिया अपनी माँ से और ये कहते हुए मिष्टी ने फिर से खुद को संभाला और वो नीचे झुक गई और उसने प्यार से प्रिंस को अपनी गोद में उठाया और बोली, मुझे माफ़ कर दो प्रिंस, इस तरह से आप अपनी मम्मा से नाराज़ मत होइए प्लीज़। आई प्रॉमिस मैं कल पक्का आकर सामिया से मिलकर माफ़ी मांगूंगी। मैं नहीं चाहती कि आपकी दोस्ती उससे टूट जाए, लेकिन क्या आप मुझे उसके बारे में सब कुछ और बता सकते हैं। ये सुनकर प्रिंस ने ना समझी में थोड़ा मुँह फुलाकर कहा, क्या क्या जानना है आपको उसके बारे में, बताइए। उसके जवाब में मिष्टी ने प्रिंस को लेकर टैक्सी में बैठ गई और बोली, कुछ नहीं, बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि उसकी फैमिली में और कौन कौन है, वो कहाँ पर रहती है, उसका सर नेम कहाँ है और उसकी दोस्ती आपसे कैसे हुई, आप कैसे उससे जानते हैं, मुझे ये सब कुछ जानना है। तभी मिष्टी की ये सारी बातें सुनकर प्रिंस ने थोड़ा मुँह फुलाकर कहा, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है मामा, हम दोनों से भी ज़्यादा रिच है। उसके पास बहुत सारे वीडियो गेम्स भी हैं और बहुत सारे टॉयज़ भी हैं। मुझे बस उसका नाम पता है और इतना पता है कि उसके पास उसकी मम्मा नहीं है। और तभी मिष्टी ने कहा, मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है बेटा। तभी प्रिंस ने मुंह फुलाकर कहा, इसीलिए तो मैं उसे आपसे मिलाना चाहता था, जिससे उसे लोनली फील ना हो और वो हैप्पी फील करे आपसे मिलकर। लेकिन आप उससे नहीं मिली, बल्कि आपने तो उसके सामने रोने लगी और उसे गुस्सा करा दिया। वो इस तरह से हमें छोड़कर चली गई मामा, लेकिन प्रॉमिस करो कि कल कल आप पक्का आकर उससे ज़रूर मिलेंगी और उससे माफ़ी भी मांगेंगी। ये सुनकर मिष्टी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, मैं कल उससे ज़रूर मिलूंगी और माफ़ी भी मांगूंगी, क्योंकि अब मुझे उसके बारे में सारी चीज़ें जानना है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं उसके बारे में हर वो चीज़ जानूं और उसके बारे में पता लगाऊं कि वो कौन है। लेकिन तब तक प्रिंस सो गया था और वही टैक्सी कुछ ही देर में अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकी। मिष्टी प्रिंस को अपनी गोद में लेकर बाहर निकली और सीधा अपार्टमेंट के अंदर की तरफ बढ़ गई। इधर दूसरी तरफ
जब माही उस होटल से बाहर निकली तो वो टैक्सी के पास बाहर आकर खड़ी होकर कशिश को इधर उधर देखने लगी, तो उसे कशिश कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो वो कशिश का इंतज़ार करते हुए बोली, कशिश ने तो मुझसे कहा था कि वो बस अभी थोड़ी देर में आ रही है, लेकिन वो अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं अयाज उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? मुझे जाकर देखना होगा, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है और वो बस अयान से बातें कर रही है, तो फिर बात करने में इतना ज़्यादा देर कैसे हो सकता है? ये कहते हुए माही ने फिर से कशिश के पास कॉल डायल किया है, मगर इधर होटल रूम के अंदर इस वक्त कशिश अयांश की बाहों में जकड़ी हुई थी। उसका फ़ोन वापस से रिंग हुआ तो उसने गुस्से के साथ अयांश को धक्का दिया और ज़बरदस्ती के साथ अपने कपड़े लेते हुए अयांश से गुस्से से बोली, कर लिया ना तुमने अपने मन की, कर लिया तुमने अपना जिस्माना प्यार पूरा, अब मेरे करीब भी मत आना। उसे देखकर अयांश शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुमसे मेरा मन नहीं भरता है, मैं क्या करूं? मैं जितना बार भी तुम्हारे करीब आता हूं तो मुझे लगता है कि शायद ये बस पहली बार ही है। ये सुनकर कशिश का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा लाल हो गया और उसने जल्दबाजी के साथ अपने कपड़े पहने और अपना फ़ोन लिया और उसने बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी पीछे से अयांश ने कहा, तुम तुम आजकल उस माही ठाकुर से थोड़ा दूर ही रहो, एक अच्छी लड़की नहीं है वो। अचानक से अयांश की ये बात सुनकर कशिश के कदम अपने आप ही रुक गए और उसने गुस्से के साथ कहा, तुम अपने आप से मतलब रखो, समझे? मेरी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश भी मत करना, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर अयांश जो गुस्से से उसे घूरने लगा और बोला कि उस माही ठाकुर ने मेरे भाई मलंग को धोखा दिया है, वो उसे छोड़कर चली गई थी, वो एक अच्छी लड़की नहीं और मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तभी कशिश ने भी गुस्सा होकर कहा कि जो खुद मुझे टॉर्चर करता है तो वो मेरी फिक्र कब से करने लगा? ये सुनकर अयांश ने दांत पीस कर कहा, जस्ट शट आप, जो बता रहा हूँ सिर्फ उस पर ध्यान दो, समझी? ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम जब से माही ठाकुर से दूर नहीं होगी ना तो मैं तुम्हें खुद ही उससे दूर कर दूंगा। ये सुनकर कशिश ने भी दांत पीस कर कहा, तुमने अपने मलंग भाई के बारे में तो बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे सो कॉल्ड मलंग भाई ने माही मैम के साथ क्या क्या किया है? उन्होंने उसे टॉर्चर किया है, उसे अपनी कैद में कर लिया था, और जब माही मैम ये सब कुछ सहन नहीं कर पाई, उनसे सहन नहीं हुआ, तो वो उनकी कैद से भाग गई और पूरे 5 साल बाद वो यहाँ वापस आई हैं। वो तुम्हारे मलंग भाई के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं वापस आई, बल्कि वो तो अपने अचानक से ये कहते कहते कशिश एकदम से रुक गई, तो वहीं अयांश उसे एक टक देखता रह गया और फिर अयांश कशिश को एक टक देखकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? वो किसके लिए यहाँ पर आई है? इसके जवाब में कशिश ने भी बात को बदलते हुए कहा, मैंने इससे पहले जो भी कहा है ना तुमसे वो भूल जाओ, लेकिन तुम इतना जान लो कि मैं कभी मिष्टी मैम या फिर माही मैम का साथ नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर अयांश जो गुस्से के साथ बोला, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो कशिश ने भी गुस्से के साथ कहा, तुम सिर्फ अपने सपने ही देख सकते हो और इससे ज़्यादा तुम और कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सुनकर अयांश ने दांत पीस कर कहा, जब से तुम उस माही ठाकुर के साथ आई हो तब से तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा ही नहीं निकलने लगी है, तुम्हारी हिम्मत भी बढ़ गई है, लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी इस हिम्मत को तोड़ दूंगा और सारा गुरूर तोड़ दूंगा तुम्हारा। कशिश रूम से बाहर जाते हुए बोली, तुमने हमेशा से सिर्फ मेरी हिम्मत को ही तोड़ने के बारे में सोचा था और इससे ज़्यादा तुमने कभी भी कुछ मेरे लिए नहीं सोचा है। तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे फिजिकली टॉर्चर किया है और मेरी बॉडी को चाहा है, कभी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया है। इससे ज़्यादा तुमने कभी ना ही मेरी खुशियों को देखा है और ना ही कभी मेरे प्यार को, इसीलिए नफरत करती हूँ मैं तुमसे। अयांश उसकी बात सुनकर चुप हो गया और इसी के साथ कशिश वहाँ से गुस्से में बाहर की तरफ निकल गई। उसके जाते ही उसने टेबल पर कस के अपना हाथ मारा, टेबल टूट कर बिखर कर जमीन पर गिर गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम मेरी हो और तुम्हें सिर्फ मेरी ही होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ माही अभी भी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई थी और वो खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये अयांश जरूर कशिश के साथ कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है, मुझे अभी के अभी अंदर जाना होगा। और ये कहते हुए वो तुरंत ही अंदर की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसे सामने से जल्दबाजी के साथ कशिश आती हुई दिखाई देती है। कशिश को देखते ही माही के कदम अपने आप ही वहां पर रुक गए और वो तुरंत ही उसे ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, कशिश तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें इतना ज़्यादा देर क्यों लग गया? कहीं वो अयांश अग्निहोत्री तुम्हारे साथ
इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरा कर पाती उससे पहले ही कशिश ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा कि नहीं, नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। वैसे आपको मेरा इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। बेवजह में ही आपने इतना सारा टाइम वेस्ट किया मेरी वजह से। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और वैसे भी आज आपको प्रिंस को लेकर डॉक्टर के पास भी तो जाना था ना। ये सुनकर माही ने भी थोड़ा गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे आज प्रिंस को लेकर डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो। कोई बात नहीं, मिष्टी दी प्रिंस को लेकर चली गई होंगी। मैंने उन्हें कॉल कर दिया था और अब हम सीधा घर जाएंगे। ये सुनकर कशिश ने अपना सिर हिला दिया और वो आगे बढ़कर टैक्सी रोकने लगी, लेकिन तभी माही इस वक्त उसे काफ़ी ध्यान से देख रही थी, क्योंकि माही को ऐसा लग रहा था ज़रूर कशिश कुछ छुपा रही है। तभी वो उसे देखते हुए उसकी नज़र अचानक से कशिश की गर्दन पर चली गई। गर्दन पर जो बाइट के निशान ताजा साफ साफ दिखाई दे रहे थे और ये देखते ही माही ने हैरानी के साथ कहा, कशिश, तुम्हारी गर्दन पर ये निशान कैसे? अचानक से यह तुम्हारी गर्दन पे कहाँ से निशान आ गए? तभी ये सुनकर कशिश जो थी वो चौंक गई और उसने तुरंत ही अपनी गर्दन को पकड़ लिया और हड़बड़ी के साथ बोली, वो किसी कीड़े ने काट लिया होगा माही मैम। चलिए हम घर चलते हैं। ये कहकर वो तुरंत ही टैक्सी में बैठ गई और फिर माही भी उसे कुछ सेकंडों तक ऐसे ही देखती रही और फिर वो भी उसके बाद जाकर उसके साथ टैक्सी में बैठ गई। मगर माही के दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था और कुछ ही देर में टैक्सी वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर टैक्सी रुकी तो मिष्टी प्रिंस को अपनी गोद में लेकर बाहर निकली। इस वक्त प्रिंस गहरी नींद में सो चुका था। मिष्टी प्रिंस को गोद में लेकर सीधा अंदर की तरफ बढ़ गई और वह डॉक्टर संदीप के कैबिन में गई तो मिस्टर संदीप इस वक्त फाइल पढ़ रहे थे। मिस्टर संदीप ने उन दोनों को जब अपने कैबिन में आते हुए देखा तो वे मुस्कुराकर बोले, मैं आप दोनों का ही इंतज़ार कर रहा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। प्लीज़ कम एंड सिट। मिष्टी ने भी स्माइल के साथ अपना सिर हिला दिया और फिर वो प्रिंस को लेकर सीधा वहां अंदर की तरफ जाकर चेयर पर बैठ गई। मिस्टर संदीप प्रिंस को चेक करने लगे और फिर चेकअप करने के बाद उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा कि जैसा कि आप दोनों ने ही अब डिसीज़न कर लिया है कि अब प्रिंस के फादर भी यहाँ पर आ रहे हैं, उसके इलाज में उसकी मदद करेंगे, तो हमने ऑपरेशन की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जैसे ही मिष्टी ने ये बात सुनी वो हैरान होकर बोली, क्या क्या कहा? कैसा फैसला? मैंने कब किया ये फैसला? ये सुनते ही डॉक्टर ने कहा, मतलब आपको? मैं कुछ समझा नहीं। अभी कल ही तो मिस माही ने इसके बारे में बताया था, क्या आपको नहीं पता है? ये सुनते ही मिष्टी ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या बताया था? आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो इसके बारे में वाकई कुछ भी नहीं पता है। अभी के लिए मैंने इसके बारे में कोई भी फैसला भी नहीं लिया है। ये सुनकर अब मिस्टर संदीप ने गहरी सांस लेकर कहा, देखिए, कल आपकी बहन माही ने ये फैसला लिया था और उन्होंने हमें बताया था कि वो प्रिंस के डैड को यहाँ पर लेकर आएंगी और आप उनकी मदद से ही अब हम ऑपरेशन का इलाज भी करना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है आपको एक बार उनसे बात करना चाहिए। ये सुनते ही मिष्टी ने फिर से एक सेकंड के लिए वो सोच में पड़ गई और एक सेकंड के लिए उसने प्रिंस को देखा जो नींद में अभी सो रहा था। उसे देखकर मिष्टी ने कहा, शायद माही ने प्रिंस की हालत को इस तरह से देखकर ऐसा फैसला कर लिया होगा। अब मुझे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो प्रिंस का सच अब मिस्टर अग्निहोत्री के सामने आ ही जाएगा। इसीलिए मुझे अब फैसला ले लेना चाहिए। ये सब कहते हुए मिष्टी ने गहरी सांस लिया और वो मिस्टर संदीप की तरफ देखकर बोली, मेरी बहन ने बिल्कुल सही फैसला लिया है और अब मुझे भी लगता है कि मैं भी इस फैसले के लिए तैयार हूँ और बहुत ही जल्द प्रिंस के डैड यहाँ पर आएंगे और उसके इलाज में उसकी हेल्प भी करेंगे। ये सुनकर अब मिस्टर संदीप मुस्कुरा देते हैं और मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है ये। अब तो हम प्रिंस का इलाज जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। आप बहुत ही जल्द प्रिंस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ये सुनकर अब मिष्टी के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई और उसके दिल में एक सुकून सा आ गया। इधर दूसरी तरफ अग्निहोत्री पैलेस के एक लग्जीरियस बार के अंदर इस वक्त अतुल के हाथों में वाइन की बोतल थी और वही वो वाइन को खामोशी के साथ पी रहा था। तो वहीं उसके सामने बैठा मलंग सिर्फ उसे देखते हुए बोला, भाई भाई, आप उनके बारे में क्या पता लगवा रहे हैं? यह सुनकर अतुल की आंखें एकदम से लाल हो गई और वो ड्रिंक करते करते रुक गया और उसने गुस्से के साथ कहा, वो कुछ छुपा रही है, मैं उसके बारे में यही पता लगवा रहा हूँ। ये सुनकर मलंग ने कुछ सेकंडों तक अतुल को देखने लगा और फिर वो बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ज़रूर कुछ तो हमसे छुपा रही हैं।
ये सुनते ही अतुल ने दांत पीसकर कहा, इसीलिए तो मैं इसके बारे में पता लगवा रहा हूँ। और हाँ, बहुत ही जल्द मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और फिर मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा, उसे बताऊंगा कि आखिर अतुल अग्निहोत्री क्या चीज़ है। ये सुनकर मलंग ने बिना किसी भाव के कहा, भाई आपको एक बार ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर 5 साल पहले वो आपको छोड़कर क्यों गई थी। ये सुनते ही अतुल के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसने थोड़ा गुस्से के साथ कहा, उस बोतल को जमीन पर पटका और फिर चिल्लाते हुए कहा कि वो मुझे दिखाना चाहती थी, वो मुझे ये दिखाना चाहती थी कि मैं कितना गैर गुजरा हूँ। वो खुद को मुझसे आगे दिखाना चाहती थी। वो यह साबित करना चाहती थी कि मैं उसके कदमों में आकर गिरूंगा और उसके आगे भीख मांगूंगा, गिराऊंगा। लेकिन उसे बहुत ही बड़ी गलतफहमी हुई है कि मैं उसके साथ ऐसा कुछ करूँगा। मैं ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करने वाला। इसीलिए तो मैंने उसके जाने के बाद उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करी और ना ही कभी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करी, क्योंकि उस लड़की ने मुझे धोखा दिया, मुझे सरेआम बेइज्जत करवाया, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मेरी बदनामी हुई। इसीलिए मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, ना ही मैं उसे कभी माफ़ करूँगा। ये सुनकर मलंग ने अब ड्रिंक की बोतल उठाई और उसे पीते हुए बोला, भाई आई थिंक आपको एक बार इसके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करना चाहिए। तभी एटलीस्ट कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिस कारण से वो आपको छोड़कर गई होगी। ये सुनकर ही अतुल मलंग को देखकर बोला, तुम इस तरह से उसके बारे में मुझसे बात क्यों कर रहे हो? सच सच बताओ, क्या तुम्हारी उससे कोई मुलाकात हुई है या फिर तुमने उसके पास जाने की कोशिश की है? इससे पहले भी जब वो मुझसे दूर गई थी तब भी तुमने ही उसकी मदद की थी। इसीलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। अगर तुम्हारी उससे मुलाकात हुई हो और अगर तुमने उससे कुछ भी बताया हो या फिर उसने तुमसे कुछ भी बताया हो तो तुम मुझे अभी के अभी साफ साफ बता देना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर मलंग ने सख्त आवाज़ में अतुल की तरफ देखते हुए कहा कि नहीं, मेरी कोई भी बात नहीं हुई है उनसे और ना ही मेरी कोई उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन हाँ, मैं उनसे मिलना ज़रूर चाहता हूँ। ये सुनकर मलंग को देखकर अतुल ने दांत पीस कर कहा, मलंग तुम मेरे भाई हो ना कि उसके। तुम उससे नहीं मिलोगे, कभी नहीं मिलोगे। वो सिर्फ मेरी दुश्मन है। उसने 5 साल पहले मुझे छोड़ दिया था और मुझे छोड़कर वो भाग गई थी, लेकिन अब वो वापस आई है और उसे क्या लगता है कि मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूंगा, उसे माफ़ कर दूंगा? ये गलत सोच रही है वो। मैं उसे अपनी कैद में कैद करूंगा और उसे टॉर्चर करूंगा। इसके जवाब में मलंग ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई हम कब तक ये टॉर्चर और कैद वाला गेम खेलते रहेंगे? मुझे लगता है कि आपको अब सारी बातें सामने से जाकर सुलझा लेनी चाहिए और आई थिंक कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर गई। लेकिन आपने भी यह वजह जानने की कभी भी कोशिश नहीं की। लेकिन उनके छोड़कर जाने की वजह से आपका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हुआ और उस ईगो होने की वजह से ही आपने उनसे नफ़रत करना शुरू कर दिया और बेइंतहा नफ़रत करने लगे उनसे। ये सुनते ही अतुल गुस्से से टेबल पर अपना हाथ मार कर बोला, इनफ इनफ। अगर तुमने उस लड़की के बारे में अब एक भी शब्द कहा तो एक बार भी तुमने उसकी अगर कोई बात कही तो मुझसे बुरा अब कोई नहीं होगा। अब मैं तो उस लड़की को ना ही छोड़ूंगा और ना ही उसे जीने दूंगा। अगर तुमने उस लड़की का साथ दिया ना तो मैं तुमसे भी बदला लूँगा, क्योंकि जो उस लड़की के साथ अब शामिल होगा ना वो सबसे बड़ा दुश्मन होगा मेरा। ये कहते हुए अतुल वहाँ से गुस्से के साथ बाहर की तरफ निकल गया और वहीं मलंग उसे देखते हुए गहरी आवाज़ में बोला, भाई भाई आपसे बहुत ही बड़ा सच छुपाया गया है और उन दोनों ने छुपाया है। जब आपको यह सच पता चलेगा ना तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? और अभी शायद मैं भी आपको सच बताने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसी के साथ वो ड्रिंक करने लगा। मलंग को शायद पता है माही और मिष्टी का राज, तो ये सब पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। क्या मलंग जानता है कि मिष्टी और माही क्या छुपा रही हैं और वो किसका साथ देना चाहता है? तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का यह अध्याय हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी बहुत ही लवली और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज़ कहानी को मिस मत करिएगा, सभी पार्ट्स ज़रूर पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक